गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आज मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इससे पूर्व मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2 प्रस्तुत कर चुका हूँ और इसे भी आज प्रस्तुत सामने कर रहा हूँ। इसका जो टॉपिक है वो ये है कि पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं, तो पहले पार्ट में हमने आपको असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस के और दूसरे पार्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस के, तो आज हम थर्ड पार्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव समझाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं। देखें, इसे सुविधा के लिए मैंने ए, बी एंड सी 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई तकलीफ न हो। ए पार्ट बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब अर्थात वो वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव हेल्पिंग वर्ब, अर्थात यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो डू हो, डज हो, डिड हो, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ईटीसी, कोई सी भी हो सकती है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट से अभिप्राय ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल होता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि मैंने इसके नीचे क्रॉस भी कर रखा है। क्रॉस का अभिप्राय यही है कि जरूरत है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। नॉट के बाद मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जब ये एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसी का हम जब पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एचवी के स्थान पर एचवी का ही प्रयोग किया जाता है। मगर ये ध्यान रहे कि एचवी किसके अनुसार होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसी के नंबर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी होगी। जैसा लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला प्लस नॉट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस बाय के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, डू यू लर्न योर लेसन डेली। क्या आप अपना पाठ प्रतिदिन याद करते हो? जब इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमें करना क्या है, ये पैसिव वॉइस के लिए ये इज कहां से आया? ये हमारा जो टेंस था दिया हुआ सेंटेंस, और वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार योर लेसन ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब ये सब्जेक्ट बनेगा, जो सिंगुलर नंबर है, उसके हिसाब से वर्ब हमारी इज का प्रयोग हुआ। इज योर लेसन लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाय यू डेली क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा पार्ट है हमारा बी पार्ट क्या होता है? बिगिन विद WH वर्ड। इसी WH वर्ड को क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन वर्ड में आपका व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, हाउ मेनी, etc। जब WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से कोई दिया हुआ सेंटेंस है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जब दिए गए वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना हो WH वर्ड का, तो उसके लिए जो दिया गया WH वर्ड है उसको एज इट इज ही लिखते हैं, अर्थात उस WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंज नहीं करते। उसके बाद प्लस HV वही ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके नंबर के हिसाब से वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट कौन सा? जो आगे आपका सब्जेक्ट था और वो यहां पर आपका बनेगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला प्लस नॉट, अगर आया है तो नॉट का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं। प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और ऑब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट वाला, प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में क्या है, एक्टिव में व्हाई डू यू लर्न योर लेसन डेली, यही हमने अपना हेल्पिंग वर्ब वाले में लिया और वही सेम सेंटेंस, इसमें अंतर क्या है, केवल WH वर्ड को ही इसमें प्लस किया हुआ है, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए कि हमें इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, बल्कि WH वर्ड एज इट उतार दें और सेम नियम वही रहता है जो बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब में है, वही WH वर्ड में नियम लागू होता है। तो वाई के स्थान पर वाई इज योर लेसन नॉट लर्न बाय यू डेली। नेक्स्ट सी पार्ट। सी में क्या है, बिगिन विद हु एंड व्हाट। हु और व्हाट ये भी दोनों WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर इसका अलग क्यों, क्योंकि ये भी WH वर्ड के सामने तो है पर ये दोनों भिन्न और अलग हैं। जैसा कि हु एक्टिव वॉइस में जब आ रहा है या किसी दूसरे भी क्वेश्चन वर्ड में होता, सेंटेंस में होता है, तो ये हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए WH वर्ड से भी अलग है, भिन्न है, क्योंकि इसका दो रोल है, डबल रोल होते हैं, और यही कारण है कि अन्य WH वर्ड से अलग है। WH वर्ड के बाद HV हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के नीचे मैंने क्रॉस किया हुआ है, और क्रॉस क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो पाता पॉजिटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं हो पाता तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग हो सकता है, अथवा पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, आपको समझाने के लिए क्रॉस कर दिया कि जरूरत है तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। HV के बाद MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जब दिए गए वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के लिए हु को बाई हूम के रूप में लिखा जाता है, बाई हूम प्लस HV। अब यहाँ HV आएगी ही, क्योंकि यहाँ पर ये नियम है कि इसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य नहीं बन पाएगा, प्लस सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर्स। अब यहाँ पर बीच में क्या नहीं है, बाई या ऑब्जेक्ट के जो भी रूप आता वो नहीं, क्योंकि ये पहले ही बाई हूम के रूप में पहले प्रयोग हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए एक्टिव हु टीचर्स यू इंग्लिश, इस वाक्य में आपको डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, एक यू और एक इंग्लिश। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से दो अलग अलग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे पैसिव वॉइस, बाई हूम यानी हु का बाई हूम किया, आर यू टॉल्ड, यू जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लिया हमने, आर का प्रयोग किया, और टीचर्स यहाँ जो सेंटेंस में था फर्स्ट फॉर्म में यस, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, अथवा और बाय whom, अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट था इंग्लिश को लिया इज इंग्लिश, और इंग्लिश के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इज आ गई, इज इंग्लिश टॉट यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेंटेंस ऑफ वर्ड। सेंटेंस ऑफ वर्ड में क्या है, ये WH वर्ड से क्वेश्चन वर्ड से अलग क्यों है, क्योंकि इसके जब प्रयोग होता है कोई सेंटेंस वाक्य में क्वेश्चन वाले में, तो उसके लिए क्या नहीं होगा, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, इसी कारण यह अन्य WH वर्ड से भी अलग है। व्हाट प्लस HV प्लस सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब प्लस अदर्स, अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए व्हाट प्लस HV कैसे, अकॉर्डिंग टू टेंस, जो दिया गया वाक्य है उसी के अनुसार हम यहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे, HV को हेल्पिंग वर्ब को।
इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये वाक्य आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर तैयार होता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एक्टिव, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, इस समय आप क्या कर रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो व्हाट के स्थान पर व्हाट आ गया। जैसा मैंने कहा कि WH वर्ड में कोई चेंज नहीं होता, जो WH वर्ड होता है उसका वैसा ही रूप लिखते हैं, उसका वही लिखते हैं। इज बीइंग डन बाय यू एट दिस टाइम, अर्थात इसका जो वाक्य बना हमारा जो यू है वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था पर यहाँ बाय यू ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया, जबकि दिए गए वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कहीं दूसरा सब्जेक्ट नहीं था। व्हाट ही स्वयं सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ है। यही कारण रहा कि व्हाट और हु दोनों ही ये WH वर्ड के साथ साथ बिल्कुल अलग और भिन्न है। क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी प्रयोग होते हैं प्लस साथ साथ सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होते हैं। टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज अभिप्राय ये है कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज यानी जो बोर्ड एग्जाम या हमारी होम एग्जाम है उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार की एक्सरसाइज है उसे हमें देखना होता है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात एक सेंटेंस दिया हुआ होता है उसके लिए आदेश दिया जाता है उसे एक्टिव से पैसिव में बदलो। ऐसा भी हो सकता है कि पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए हो सकता है, अर्थात एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दोनों में ही हो सकता है। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें होता ये है कि एक सेंटेंस होता है उसके बीच में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के लिए गैप दिया जाता है और मेन वर्ब को एक ब्रैकेट में या तो मिडिल में या अंत में लिखा जाता है, जिसको मेन वर्ब को ब्लैंक्स में भरना होता है, इसीलिए कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा जो रूप होता है एक्सरसाइज का वो ये हो सकता है सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव चॉइस MCQ। अभिप्राय यह है कि इसमें A B C D 4 विकल्प होते हैं, उन 4 में से कोई एक आंसर सही होता है, उसी आंसर को सेलेक्ट करना होता है, टिक करना होता है और लिखते हैं और शायद अगर आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं एक एक तीनों का ही, वो ये है एक्टिव। एक्टिव में क्या है, राम हैज हेल्प्ड मी, राम ने मेरी सहायता की। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव क्या होगा, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, अर्थात जो मी ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट के रूप में लाए और आई के अनुसार हैव आया। जैसा कि राम हैज या हैज था और यहाँ हैव, ये राम के अकॉर्डिंग हैज था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था और आई यहाँ पर प्लूरल के रूप में है तो ये हैव बीन हेल्प्ड बाय राम, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेकंड एग्जांपल, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। इसमें क्या है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले सेकंड पार्ट में बतलाया हुआ है कि यू आर एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें। थर्ड एग्जांपल है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में से क्या है, इंग्लिश डॉट 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 स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक जो बनती है ये इससे पहले ब्लैंक है, इसके रूप को हमें भरना था इज स्पोकन। इज स्पोकन क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी को समस्त संसार में बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्टिव। एक्टिव में हाउसेस डॉट डॉट एट दीपावली और इसके बाद 4 विकल्प दिए A B C and D। ये 4 विकल्प में से कोई 3 गलत है और एक ही सही है, तो सही को हमें सेलेक्ट करना होता है। वो कैसे, इज वाइट वॉश्ड, इज वाइट वॉश्ड, इज वाइट वॉश्ड में तो ये हाउसेस प्लूरल सब्जेक्ट है और इज सिंगुलर है, अर्थात ये आंसर गलत है। बी
हाउसेस हमारा प्लूरल है और वाज सिंगुलर वर्ब है, अर्थात ये आंसर भी गलत है, हमें इसको भी सही नहीं करना। सी आर अर्थात ये प्लूरल है और हाउसेस भी प्लूरल है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है, अर्थात ये हमारा सी आंसर सही है, सेलेक्ट किया जाता है। डी देखते हैं, डी में क्या है, एम वाइट वॉश, तो हाउसेस के साथ एम आ ही नहीं सकता, अर्थात एम डी वाला पार्ट गलत है। तो इसके आंसर को हमने क्या लिखा, आर वाइट वॉश्ड, ये बिल्कुल सही है आंसर के रूप में। इसे पूरा सेंटेंस भी लिख दिया कि हाउसेस आर वाइट वॉश्ड एट दीपावली। अब आप इनमें से देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक्टिव से पैसिव मैंने आपको दिया, वो शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सही तरीके से समझते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसी मेरी आपकी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। विराम देता हूं और अगले वीडियो में मैं आपके लेकर फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू।